काठमांडू अधिकार मागेला नहीं जा, घूमेला जा पशुपति। क्या नेपाल सच में ऐसा देश बनने जा रहा है जहां धर्म देखकर एंट्री मिलेगी, या फिर यह सिर्फ एक ऐसा झूठ है जो आपको जानबूझकर परोसा जा रहा है? रुको, स्क्रॉल मत करो, क्योंकि जो सच आप अभी सुनने वाले हो वो या तो आपकी सोच बदल देगा या आपको गुस्से से भर देगा। इस वीडियो का मकसद साफ है, आपको उस वायरल दावे की असली हकीकत दिखाना जिसे देखकर लाखों लोग बिना सोचे समझे रिएक्ट कर रहे हैं। सोचिए, एक बॉर्डर जहां एक ही लाइन में खड़े लोग सिर्फ नाम या धर्म के आधार पर अलग कर दिए जाएं। सुनने में ही अजीब लगता है ना? लेकिन सोशल मीडिया पर यही कहानी आग की तरह फैल रही है। अब सवाल यह है, क्या सच में बालिन शाह ने ऐसा कोई फैसला लिया है, या फिर ये एक बहुत बड़ा माइंड गेम है? और अगर ये झूठ है तो किससे फायदा हो रहा है? और अगर सच होता तो नेपाल और भारत के रिश्तों पर क्या असर पड़ता? यहीं से शुरू होता है असली खेल, जहां आपको आधा सच दिखाकर पूरा झूठ बेच दिया जाता है। इस वीडियो में हम सिर्फ जवाब नहीं देंगे, हम आपको वो पूरी तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आप खुद तय करोगे कि आपको क्या मानना है। लेकिन एक वार्निंग है, अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो आप भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाओगे जो बिना सोचे बस रिएक्ट करती है। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताओ कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हो। हमें भी जानना है कि हमारी आवाज और इस देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अंडमान से अरुणाचल तक, हर आवाज एक ऊर्जा है और हम सब मिलकर बना रहे हैं सनातन की लहर। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई, ये तो सीधा अन्याय है। इतना दमदार और जनजागरण वाला कंटेंट हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। सब्सक्राइब करो अभी, ताकि अगली बार सनातन की हर गर्जना आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये दुनिया को दिखाने का तरीका है कि सनातन अभी जीवित है और जाग रहा है। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्या सच में नेपाल जाने के लिए अब मुसलमानों को वीजा लेना होगा, जबकि हिंदुओं की एंट्री फ्री रहेगी? ये फैसला प्रधानमंत्री बालिन शाह ने क्यों लिया? वो कैसे राजनीति में उतरे और क्यों नरेंद्र मोदी की झलक उनमें दिखाई देती है? कौन कौन से ऐतिहासिक फैसले वो अब तक ले चुके हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, नेपाल एक ऐसा देश है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और भारत के साथ गहरे सांस्कृतिक रिश्तों के लिए मशहूर है। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जो हिमालय की गोद में बसी हुई है और भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ अपनी सीमा साझा करती है। जबकि प्राकृतिक खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में नेपाल का नाम है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही स्थित है। दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 नेपाल में है। इसके अलावा नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर है, जो भगवान शिव के भक्तों के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। वहीं बौद्ध धर्म से भी नेपाल का गहरा नाता है, क्योंकि नेपाल के लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, जिस वजह से बौद्ध लोगों के लिए ये एक पवित्र स्थल है। जबकि भारत के साथ तो इसका रोटी बेटी का रिश्ता माना जाता है। यहाँ रोटी का मतलब है कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और आजीविका एक दूसरे से जुड़ी हुई है। नेपाल के लाखों लोग भारत में काम करते हैं और भारतीय व्यापारी नेपाल के बाजारों की जान है। यह एक ऐसा रिश्ता है जहाँ एक घर का चूल्हा जलता है तो उसकी गर्माहट दूसरे देश तक पहुंचती है। वहीं बेटी के रिश्ते का मतलब है कि सदियों से भारत और नेपाल के बीच शादियां होती आई हैं। सीमा के दोनों तरफ रहने वाले परिवारों में आपस में रिश्तेदारी है। यह रिश्ता केवल कागजों पर नहीं, बल्कि खून के रिश्तों पर टिका है। चाहे वे आम परिवार हों या शाही खानदान, बेटियों की विदाई ने इन दो देशों को एक ही परिवार की तरह जोड़ दिया है। अगर आप नेपाल के तराई इलाके या भारत के उत्तर प्रदेश बिहार के बॉर्डर पर खड़े हो जाएं, तो आपको कोई फर्क महसूस नहीं होगा। भाषा, पहनावा, त्योहार और पूजा का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। पशुपतिनाथ और काशी विश्वनाथ के बीच जो आध्यात्मिक डोर है, वही इस रिश्ते की असली ताकत है। इसके अलावा भारत और नेपाल के बीच 1950 की शांति और मित्रता संधि के तहत भारतीय नागरिकों के लिए कोई वीजा नहीं लगता। आप जितनी बार चाहें बिना किसी वीजा फीस या लंबी कागजी कार्यवाही के नेपाल आ जा सकते हैं। इसलिए हर साल लाखों की संख्या में भारतीय नेपाल घूमने जाते हैं और वहां की मिली जुली संस्कृति का दीदार करते हैं। बता दें, नेपाल दुनिया का एकमात्र आधिकारिक हिंदू राष्ट्र था, लेकिन 2008 में राजशाही के अंत और 2015 में नए संविधान के लागू होने के बाद इसे सेक्युलर राष्ट्र घोषित कर दिया गया। पर आज भी नेपाल में सबसे ज्यादा लोग आपको हिंदू धर्म से ही जुड़े हुए मिलेंगे, जिनकी संख्या करीब 2.37 करोड़ है और यह देश की कुल जनसंख्या का लगभग 81.19% से 81.3% हिस्सा है। वहीं नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बौद्ध है, लेकिन अनोखी बात यह है कि यहाँ हिंदू और बौद्ध धर्म के बीच बहुत गहरा तालमेल है।
कई लोग दोनों धर्मों के देवी देवताओं की एक साथ पूजा करते हैं, जबकि इस्लाम नेपाल का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है और हाल के सालों में इसकी जनसंख्या में वृद्धि देखी गई है। वहीं किरात, ईसाई, जैन और सिख भी यहाँ थोड़ी बहुत आबादी के साथ बसे हुए हैं, पर डंका सनातन का ही बचता है, जिसे अब और ज्यादा फैलाने का काम कर रहे हैं बालेन शाह उर्फ बालेंद्र शाह, जो 27 मार्च 2026 को नेपाल के 47वें प्रधानमंत्री बने हैं और दुनिया के सबसे युवा राष्ट्राध्यक्षों में से एक हैं जो सनातन धर्म को दिल से मानते हैं। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि बालेन ने जब प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ली तब ऑथ टेकिंग सेरेमनी में 108 वैदिक हिंदू पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्रोच्चारण किया था, जिसे नेपाल की सांस्कृतिक जड़ों की वापसी के रूप में देखा गया। लेकिन वे महज 35 साल की उम्र में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक कैसे पहुंचे, यह जानने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक, शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, राजनीति में आने से पहले बालेन एक रैपर थे जो नेपाल के युवाओं के बीच सबसे ज्यादा मशहूर थे। यम बुद्ध जैसे बड़े रैपर्स के साथ उन्होंने काम किया है। उनके गानों में अक्सर समाज की बुराइयों और सिस्टम के खिलाफ गुस्सा झलकता था, जिसकी वजह से युवा उनसे बहुत जुड़ाव महसूस करते थे। रैपर के अलावा बालेन शाह एक इंजीनियर भी हैं। उनके पास 2 प्रमुख डिग्रियां हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग। जब 2015 में नेपाल में विनाशकारी भूकंप आया तब बालेन एक सक्रिय सिविल इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर अकेले कावरे जिले में लगभग 2500 घरों के रेनोवेशन में मदद की थी। साथ ही नेपाल के 35 से ज्यादा जिलों में जाकर जमीनी स्तर पर काम किया और इस दौरान उन्हें पता चला कि घरों के गिरने की एक बड़ी वजह खराब कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स और नियमों का पालन न करना था, जिसके पीछे भ्रष्टाचार छिपा हुआ था। इसके अलावा बालेन अक्सर देखते थे कि काठमांडू जैसे ऐतिहासिक शहर में कचरे का मैनेजमेंट सही नहीं है, सड़कें खराब हैं। उन्हें लगा कि सिर्फ गानों के जरिए विरोध करने से सिस्टम नहीं बदलेगा, बल्कि सिस्टम के अंदर जाकर उसे सुधारना होगा। इसलिए बालेन ने 2022 में काठमांडू के मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने का फैसला किया और किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी का साथ न होने के बावजूद सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को अपने साथ जोड़ा। अब क्योंकि वे पॉपुलर तो पहले ही थे, इसलिए उन्हें चुनाव में जीत हासिल हुई और मेयर के तौर पर उन्होंने कई साहसी काम किए। अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलवाया, सरकारी स्कूलों की हालत सुधारी और शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाया, जिस वजह से लोगों का विश्वास बालेन पर और बढ़ गया। सितंबर 2025 के जैन झेड़ आंदोलन के बाद जब तत्कालीन प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली की सरकार गिर गई तो मार्च 2026 के चुनावों में भारी बहुमत से जीतकर बालेन देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए। चुनाव लड़ने से लेकर चुनाव जीतने तक का उनका सफर कुछ ऐसा रहा जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा था। उनके चुनाव प्रचार और जनता से जुड़ने का तरीका काफी हद तक नरेंद्र मोदी से मेल खाता है। बालेन शाह ने नेपाल की हिंदू और बौद्ध विरासत को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया, जैसा कि मोदी जी भारत में करते हैं। चुनाव से पहले बालेन जानकी मंदिर से लेकर पाठीभरा तक की आध्यात्मिक यात्राओं पर रहे, ताकि हर वर्ग के धार्मिक वोटरों से जुड़ सकें। साथ ही शपथ लेने से ठीक पहले उन्होंने जय महाकाली नाम का रैप भजन रिलीज किया, जो देवी काली की शक्ति और बुराई के विनाश का प्रतीक था। इसके अलावा बालेन ने पुरानी पार्टियों की तरह बड़ी रैलियों के बजाय सीधे जनता से बात करने पर भरोसा किया। चुनाव प्रचार के दौरान वे बिना किसी शोर शराबे के ग्रामीण इलाकों में अचानक पहुंचे और वहां रहने वाले लोगों की समस्याएं सुनी। इसके अलावा उन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए भी सीधे जनता से बात की। बालेन ने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश किया जो धर्म और संस्कृति का रक्षक भी है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट का समर्थक भी। इसी फॉर्मूले ने उन्हें नेपाल का प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो फैसले लिए, उन फैसलों ने हर किसी को हैरान कर दिया। ये वे फैसले हैं जिन्हें बाकी नेता लेने से कतराते हैं, लेकिन बालेन को किसी बात का कोई डर नहीं। उन्होंने सत्ता में आते ही 100 सूत्रीय सुधार एजेंडा लागू किया, जिसका मुख्य मकसद पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को जड़ से बदलना था। बालेन ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले पुरानी सरकारों के भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने 1990 के बाद से सत्ता में रहे सभी नेताओं की संपत्ति की जांच के लिए एक हाई लेवल कमीशन बनाया और उनके आदेश पर पूर्व प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को सितंबर 2025 के आंदोलनों के दौरान हुई मौतों और लापरवाही के आरोप में गिरफ्तार किया गया। साथ ही बालेन ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। जब उन्हें पता चला कि उनकी टीम के 2 बड़े मंत्रियों ने अपने पद का गलत फायदा उठाया है और पैसों की गड़बड़ी की है, तो उन्होंने बिना किसी देरी के उन्हें पद से हटा दिया। हालांकि
आमतौर पर राजनीति में नेता अपने साथियों की गलतियों को छिपाते हैं, लेकिन बालेन ने प्रधानमंत्री बनने के सिर्फ 1 महीने के अंदर अपने ही मंत्रियों को निकालकर यह संदेश दे दिया कि चाहे कोई भी हो, अगर गलत करेगा तो सजा मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने एजुकेशन को लेकर भी कड़े कदम उठाए। बालेन शाह का मानना है कि छोटे बच्चों को रट्टा मारने की जगह सीखने पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए परीक्षा को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। साथ ही बालेन ने नियम बनाया कि अब से हर सरकारी अफसर, मंत्री और नेता के बच्चे भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे, क्योंकि जब बड़े बड़े नेताओं के बच्चे वहां पढ़ेंगे तो सिस्टम अपने आप सुधरेगा और नेताओं को उन स्कूलों की फिक्र होगी जिन पर वे ध्यान नहीं देते। इसके अलावा प्रशासन को छोटा और असरदार बनाने के लिए बालेन ने फेडरल मिनिस्ट्रीज की संख्या 24 से घटाकर 17 कर दी, ताकि सरकारी खर्च कम हो और कामकाज तेजी से हो। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और नागरिकता जैसे दस्तावेजों को अब लोगों के घर तक डाक के जरिए पहुंचाने की व्यवस्था शुरू की गई है, ताकि दफ्तरों में दलालों की जरूरत न पड़े। यही नहीं, बालेन ने सभी प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के लिए 10% बिस्तर गरीबों और असहाय लोगों के लिए मुफ्त रखना अनिवार्य कर दिया है, जिसे बहुत सख्ती से लागू किया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि लंच टाइम के दौरान भी सर्विस रुकनी नहीं चाहिए, ताकि जनता को इंतजार न करना पड़े। इन सब फैसलों के अलावा बालेन ने एक और ऐतिहासिक फैसला लिया है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि बालेन शाह एक नई इमिग्रेशन पॉलिसी लागू करने वाले हैं। वे नेपाल को एक सांस्कृतिक हिंदू राष्ट्र के रूप में फिर से स्थापित करना चाहते हैं। इसी कड़ी में यह दावा किया जा रहा है कि दुनिया भर के हिंदुओं के लिए नेपाल की यात्रा को पूरी तरह से वीजा फ्री रखा जाएगा, जबकि मुसलमानों को वीजा का प्रोसेस फॉलो करना होगा। साथ ही भारत नेपाल सीमा पर मुस्लिमों के लिए चेकिंग के नियम भी बदल दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि बॉर्डर पर पहचान पत्र के साथ साथ अब कड़ी पूछताछ और स्पेशल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। जी हाँ, बालेन सरकार एक ऐसा कानून ला रही है जिसके तहत बाकी धर्मों के लोगों को नेपाल में घुसने से पहले एक विशेष परमिट या प्री वीजा लेना अनिवार्य होगा, जबकि हिंदुओं के लिए रास्ता पूरी तरह खुला रहेगा। खबरों में यह भी कहा जा रहा है कि नेपाल की तराई सीमा पर बालेन ने अपनी खास टास्क फोर्स तैनात कर दी है, जो केवल मुस्लिम लोगों की एक्टिविटीज पर नजर रखेगी। इस खबर को बालेन के सनातन धर्म बचाओ अभियान से जोड़कर देखा जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि बालेन अब नेपाल को पूरी तरह क्लीन करने के मूड में है। हालांकि जब इन खबरों की जांच पड़ताल की गई तो सच सामने आ गया। दरअसल बालेन ने इस तरह का कोई भी फैसला नहीं लिया है। ये 100% फेक न्यूज है, जिसे लोग बढ़ा चढ़ाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। बालेन सरकार ने धर्म के आधार पर चेकिंग या वीजा लगाने का कोई आदेश जारी नहीं किया है, क्योंकि नेपाल का संविधान और भारत के साथ हुई 1950 की संधि इसकी इजाजत ही नहीं देती है। हालांकि बॉर्डर पर चेकिंग जरूर सख्त हुई है, लेकिन वह सभी के लिए है। ये चेकिंग धर्म के लिए नहीं, बल्कि स्मगलिंग और अवैध सामान रोकने के लिए है। पर कुछ लोग समाज में नफरत फैलाने और बालेन की इमेज को खराब करने के लिए ऐसी झूठी खबरें गढ़ रहे हैं। नेपाल आज भी सभी भारतीय नागरिकों के लिए उतना ही खुला है जितना पहले था, चाहे आप हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों या ईसाई। अगर आपके पास भारत का वोटर आईडी या पासपोर्ट है तो आप शान से नेपाल घूम सकते हैं। तो दोस्तों, बालेन शाह के फैसले आपको कैसे लगे? क्या भारत में भी ऐसा होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।